हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत पाठ्यक्रम के निर्धारण में आलोचनात्मक मुद्दे, जिसमें प्रमुख विषय है समावेशन, इंक्लूसिव के विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। समावेशन क्या है? समावेशन का तात्पर्य यह है कि सबको समाहित करके शिक्षा देना। सीधा सीधा अगर अर्थ निकाले तो इसका यही अर्थ है, सबको एक साथ शामिल करके शिक्षा देना। जैसे विभिन्न प्रकार की बुद्धि क्षमता, जैसे प्रतिभाशाली बालक है, मंद बुद्धि बालक है, सामान्य बालक है। इस प्रकार से जो बुद्धि की क्षमता में विभिन्नता होती है, उन सभी बालकों को एक साथ बैठा करके, जो शारीरिक क्षमता विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे स्वस्थ बालक, विकलांग बालक, मूक बधिर बालक, या ये कहे कि जो शारीरिक रूप से विभिन्न क्षमता वाला बालक है, उसको जो विभिन्न संस्कृतियों में रहता हो, या विभिन्न संस्कृति वाले बालकों को भी और विभिन्न धर्मों वाले बालकों को भी, इस प्रकार से विभिन्नता धारण किए हुए विभिन्न बालकों को एक साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है या समावेशन कहलाता है। ये समावेशन जो है, यानी इन बालकों को एक साथ शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए, इससे क्या फ़ायदे होते हैं या इसका क्या उपयोगिता है, यदि हम इसको देखें और इसके विभिन्न स्वरूपों को देखें तो वह इस प्रकार है। यदि हम समावेशन की बात करें तो समावेशन जो है सामान्यतः दो प्रकार का होता है। पूर्ण समावेशन, इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम सबका समान होता है और सभी छात्रों के लिए होता है, यानी समान पाठ्यक्रम सभी छात्रों के लिए होता है, तो उसको हम कहते हैं संपूर्ण समावेशन। अल्प समावेशन उसे कहते हैं जहाँ पर कुछ विषय तो एक साथ पढ़ाए जाते हैं परंतु कुछ विषय अलग पढ़ाए जाते हैं। जैसे समाजशास्त्र, हिंदी, गणित सबको एक साथ पढ़ाया गया, और वही संगीत या नृत्य सबको पसंद नहीं, इसलिए वो अलग भी पढ़ सकता है। तो इस प्रकार का जो समावेशन होता है अल्प समावेशन कहते हैं। ये समावेशन क्यों आवश्यक है, इसकी क्या ज़रूरत है, यदि हम इसको देखें तो जो बालक हैं, जो विभिन्न योग्यता वाले, क्षमता वाले जो बालक हैं, उनके अंदर जो है हीन भावना न उत्पन्न हो सके, विकलांग बालकों में हीन भावना न उत्पन्न हो सके, इस प्रकार के बात को ध्यान में रखते हुए यह समावेशन करना आवश्यक होता है। व्यवहारिक मूल्य, जो व्यवहार में जो मूल्य होते हैं, आदर सम्मान करना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, गुरुजनों का आदर करना, यानी जो समाज में व्यवहारिक मूल्य या आदर्श हैं, सबको सीखना आवश्यक होता है। इसलिए जो है इस समावेशी शिक्षा के अंतर्गत या समावेशन के अंतर्गत यह व्यवहारिक मूल्य छात्र एक दूसरे को भी देख के सीखते हैं और शिक्षकों को भी देख करके सीखते हैं। इसको बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि समावेशी शिक्षा दी जाए। यदि हम समानता की बात करें तो सबके अंदर समान भाव हो, सबके प्रति सम्मान का भाव हो, यह भी सिखाने के लिए आवश्यक है कि सभी प्रकार के बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाए। चौथा है सहयोग एवं समझ। समावेशी या समावेशन के अंतर्गत सभी बालक एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, या एक दूसरे के जो है सहपाठी होने के कारण जो है उनके अंदर सहयोग की भावना और एक दूसरे की समझ की भावना भी विकसित होती है। यह भी सिखाने के लिए आवश्यक है कि समावेशन के अंतर्गत ही शिक्षा दी जाए। आगे चलते हैं, सहानुभूति एवं एकता, एक दूसरे के प्रति सद्भावनाओं का विकास हो सके और सबका एकीकरण हो सके, यानी उनके अंदर एकता की भावना भी जागृत हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि समावेशन के अंतर्गत ही उन्हें शिक्षा दी जाए। छठा चलते हैं स्वस्थ राष्ट्रीय दृष्टिकोण, यानी हम राष्ट्र को अगर एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं, और भारत जैसे राष्ट्र के लिए तो बहुत ज़रूरी है समावेशन, क्योंकि विविधता में एकता का यहाँ दृष्टिकोण है। इसीलिए भी अगर स्वस्थ राष्ट्रीय दृष्टिकोण तैयार करना है तो यह आवश्यक है कि इन विविधताओं में भी कुछ ऐसे ढंग का शिक्षा प्रणाली अपना लिया जाए या समावेशित ढंग की शिक्षा प्रणाली अपना लिया जाए कि राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र का स्वस्थ विकास, राष्ट्र के प्रति स्वस्थ सोच, राष्ट्र के महत्व को लोग समझ सके। इसको भी बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि हम समावेशन के अंतर्गत ही शिक्षा प्रणाली अपनाएं। अब देखते हैं यहाँ समावेशन का थोड़ा सा इतिहास। यदि हम देखें तो समावेशन शिक्षा को विश्व स्तर पर यूएनओ ने 1989 ईस्वी में
इसको प्रीफर किया था। कहा कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही बालकों का विकास या बालकों की शिक्षा या बालकों के व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए, क्योंकि यदि हम विशिष्ट बालकों को अगर अलग कर देते हैं, प्रतिभाशाली बालकों को अलग कर देते हैं, तो समाज में वर्गवाद शुरू हो जाएगा। इसलिए आवश्यक यह है कि सभी बालकों को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही शिक्षा प्रदान किया जाए, समावेशन के अंतर्गत ही शिक्षा प्रदान किया जाए। यदि भारत में देखें तो इस बात की अनुशंसा भारत में सर्वप्रथम कोठारी दौलत सिंह कोठारी आयोग 1964 ईस्वी में यह आयोग ने भी सिफारिश किया था कि भारत में विशिष्टता के आधार पर विद्यालयों का गठन न किया जाए, बल्कि सभी बालकों को समावेशन के अंतर्गत ही शिक्षा प्रदान किया जाए। यह भारत में गुरुकुल प्रणाली में तो था ही, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद इस पर सबसे अधिक जोर देकर के दौलत सिंह कोठारी जी ने यह अपना सुझाव प्रस्तुत किया था। फिर इसी तरफ दौलत सिंह कोठारी जी का जो आयोग था, इसी से संबंधित हल्का फुल्का निर्देश 1986 के शिक्षा नीति में दिया गया था। फिर भारत के अंतर्गत इस समावेशन को जो है बढ़ावा देने के लिए 2001 में जो है सरकार द्वारा अनुशंसा की गई, परंतु इसको वैधानिक रूप से स्वीकृति एवं प्रावधान 2009 के शिक्षा संबंधी अधिनियम के तहत इसको प्राप्त हुआ। इस प्रकार से यह समावेशन जो है क्यों ज़रूरी है, इसका इतिहास क्या है, आपको बता दिया गया है। अब हम आगे चलते हैं। इसके निर्धारण में समस्या क्या आती है, यानी समावेशन का अंतर्गत यदि हम शिक्षा का निर्धारण करते हैं या पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं या शिक्षण अधिगम व्यवस्था हम करते हैं, तो इसमें समस्या क्या आती है। अब ये आती है, पहली समस्या तो ये आती है कि उपयुक्त विषय वस्तु, यानी सभी बालकों के लिए कौन विषय सबसे उपयुक्त होगा, उस विषय की मात्रा क्या होगी, इसको निर्धारण करने में कठिनाई आती है। दूसरा है कठिनता स्तर। सामान्य बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, उसी तरह से विकलांग बालक, विभिन्न संस्कृतियों के बालक, जो विभिन्न भाषाओं के बालक होते हैं, उनके किस आधार पर यानी विषय वस्तु की कठिनता स्तर निर्धारण करने में कठिनाई होती है। यानी किस स्तर का बालक है, उसके लिए कौन सी विषय कठिन होगी, कौन सी जानकारी सरल होगी, इसका निर्धारण भी करने में क्या होती है, कठिनाइयाँ होती है। मूल्यांकन की यदि पद्धति करें तो यदि हम किसी संस्कृति में किसी मूल्य को अच्छा माना गया है, किसी संस्कृति में किसी मूल्य को खराब माना गया है या कम महत्व का माना गया है, तो इस जो है मूल्यांकन पद्धति में सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर मूल्यांकन करने में भी कठिनाई आती है, और विविधता के कारण से विभिन्न क्षमताओं के आधार पर मूल्यांकन की विभिन्न विधियों का निर्धारण करने में भी क्या होती है, समस्या आती है। चौथा देखते हैं, शिक्षण एवं प्रशिक्षण अध्यापक को विभिन्न संस्कृतियों या विभिन्न भाषाओं वाले बालकों को या विभिन्न योग्यता क्षमता वाले बालकों को शिक्षण करने में और उस शिक्षण का उसको प्रशिक्षण लेने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आगे चलते हैं, अगर हम समस्या की बात करें तो सामाजिक मूल्य। समाज में हर संस्कृति की अपना अपना सामाजिक मूल्य होता है, उसका अपना आदर्श होते हैं, परंपरा होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उसके नैतिक मूल्य होते हैं, नैतिक दायित्व होते हैं। उस सब सामाजिक मूल्यों को यदि सिखाने की हम बात करें तो भी क्या होती है, हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसको निर्धारण करते हैं पाठ्यक्रम के अंतर्गत तो भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि यदि सभी संस्कृतियों को अधिक शामिल करते हैं तो बहुत अधिक पाठ्यक्रम बड़ा हो जाता है, और इस प्रकार से काफ़ी समस्या है। यदि अधिगम की छठवां अगर समस्या देखें तो अधिगम की सार्थकता, यानी सिखाने में भी दिक्कतें आती है। जैसे प्रतिभाशाली बालक तो जल्दी सीख लेता है, सामान्य बालक देरी में सीखता है, मंदबुद्धि बालक और देरी में सीखता है। इस प्रकार से विभिन्न बालकों की जो अधिगम क्षमता होती है वो विभिन्नता होती है। इसके कारण से जो है समावेशन के अंतर्गत पाठ्यक्रम का निर्धारण करना या पाठ्यक्रम को पढ़ाने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन्हीं निर्धारण की समस्याओं के आधार पर ही ये आलोचनात्मक यानी समावेशी शिक्षा आलोचना का एक मुद्दा बन जाती है, जो विभिन्न आधार पर की जाती है। आलोचना किस आधार पर की जाती है, बालकों की विभिन्न क्षमता, योग्यता, आवश्यकता के कारण से इसकी आलोचना की जाती है। दूसरा, आलोचना पाठ्यक्रम का निर्माण करने में, क्योंकि कोई बालक जल्दी पाठ्यक्रम को सीख जाता है, कोई बहुत देरी में सीखता है। इस प्रकार से पाठ्यक्रम का निर्धारण करने में भी के आधार पर भी इस समावेशी शिक्षा का या समावेशन का आलोचना किया जाता है। तीसरा है भाषा एवं संस्कृति। सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण, भाषाई विभिन्नता के कारण भी यह जो है आलोचना समावेशन की जाती है। अगला चलते हैं मूल्यांकन की पद्धति। विभिन्न क्षमता, योग्यता, मानसिक क्षमता, आवश्यकता, सामाजिक
सामाजिक स्थितियों में भिन्नता के कारण से मूल्यांकन पद्धति को भी अपनाने में दिक्कतें होती हैं, इसके आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। अधिगम की क्षमता की भिन्नता, यानी जो बालक होता है, हर बालक को अपनी अलग अलग सीखने की क्षमता होती है। उस सीखने की क्षमता की विभिन्नता के कारण से पाठ्यक्रम का निर्धारण करने में या समावेशन के अंतर्गत शिक्षण कार्य करने में दिक्कतें आती है, इसके आधार पर भी आलोचना की जाती है। शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत जैसे जिस बालक को दिखाई नहीं देता उसको ब्रेन लिपि का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और जिस बालक को जिस बालक को सुनाई नहीं देता है, गूंगा बालक है, तो उसके लिए शिक्षण व्यवस्था को विशेष आवश्यकता होती है। तो यानी विभिन्न बालकों के अंतर्गत शिक्षण व्यवस्था की भी भिन्नता होती है। एक कक्षा में एक साथ कैसे पढ़ाया जा सकता है, इसके आधार पर भी ये आलोचना की जाती है समावेशन की। जो महत्वपूर्ण है सबसे, वह सृजनशीलता है। हर बालक को सृजनशीलता की अलग अलग क्षमता होती है, यानी किसी चीज़ को निर्माण करने की, नए ढंग से व्यवस्थित करने की, नए ढंग से सोचने समझने की जो है उसकी विलक्षणता क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इस सृजनशीलता को जो है समावेशन के अंतर्गत अत्यधिक बढ़ावा नहीं मिलता है। इसके कारण से भी समावेशन संबंधी आलोचनात्मक मुद्दे बनते हैं। परंतु महत्वपूर्ण की बात यह है कि समावेशन के अंतर्गत इन बातों को ध्यान में रखते हुए समावेशन परम आवश्यक है। विश्व के सभी देशों ने समावेशन के अंतर्गत ही शिक्षा देना स्वीकार किया है, जो काफ़ी उपयुक्त है, क्योंकि इस राष्ट्र की एकता, सामाजिक मूल्य, शिक्षा में समानता, योग्यता का सभी के योग्यता का विकास का समान अवसर देना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। इसलिए इन सब आलोचनाओं एवं समस्याओं के बावजूद भी समावेशी शिक्षा पहले भी बहुत उपयोगी रही, आज भी उपयोगी है और भविष्य में भी उपयोगी होगी। अतः समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाना, व्यवस्थित करना उपयुक्त जान पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारा यह व्याख्यान कैसे लगा। आज के लिए इतना ही। हरिओम।